हेलो नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन 24 मई 2020 में। और आज 24 तारीख के हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो देखते हैं फटाफट से। आज आपको महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं कि पिछले दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था। इसी के साथ ही हाल ही में जो आरबीआई है उसने अपनी सभी प्रकार की रेपो रेट्स को घटाकर उनमें परिवर्तन कर दिया है और कुछ को यूं की यूं रखा गया है। हाल ही में किस शहर द्वारा तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये भी हम चर्चा करेंगे कि किस शहर के द्वारा तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, और साथ में यदि आप हमारे सेशन से संबंधित इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर हमसे जुड़ जाएं और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। इसी के साथ ही क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बात करने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस सेशन को पूरा देखें, अंत तक देखें, और एक एक जो हम एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में आपको बताते हैं क्वेश्चंस, उन पर ध्यान दें और साथ ही अपने दोस्तों में लाइक करते हुए इसे शेयर कर दें। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूपी स्टार्टअप फंड कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई है। तो जैसा कि प्रश्न में आपको पता लग ही रहा है कि यूपी स्टार्टअप फंड तो उत्तर प्रदेश से इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की गई है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 है, उसके तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इसको स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिडबी के साथ में एक समझौता किया है और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि उत्तर प्रदेश के सभी जो पंजीकृत या रजिस्टर्ड जो हम बोलते हैं छोटे उपक्रम या उद्योग हैं उनको सहारा देना, साथ ही यह स्कीम प्रवासी श्रमिकों को भी उनके कौशल के आधार पर रोजगार देने के लिए काम करेगी। अब आपको बता देते हैं सिडबी के बारे में। तो देखिए, सिडबी की फुल फॉर्म बनती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु विकास बैंक, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और वर्तमान में जो इसके सीएमडी हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब बता देते हैं आपको स्टेटिक जीके वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे पर है और जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी लोकसभा क्षेत्र है और यही लखनऊ राजधानी बनती है उत्तर प्रदेश की। सीएम यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। और यहाँ जो राज्यपाल बनती हैं वो बनती हैं आनंदीबेन पटेल। इसी के साथ में मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पर स्थित हैं। जो इलाहाबाद शहर है उसका हाल ही में नाम परिवर्तन कर दिया गया है, उसका नाम प्रयागराज रखा गया है। और जो प्रयागराज है आपका वो त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है और यहाँ पर कुंभ का मेला भी आयोजित होता है। और जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है वो आपकी न्यायिक राजधानी न्याय राजधानी है उत्तर प्रदेश की। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि भारत का पहला हेल्थ एटीएम लखनऊ के चारबाग स्टेशन से संचालित किया गया है। इसी के अलावा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन, जिसका कि हमने कल ही हमने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही संचालित किया गया है। और ये आपका संचालित किया गया है जो आपका पहले मुगल सराय स्टेशन था जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, उसी स्टेशन से इसको शुरू किया गया था। तो इसी के साथ में ये डिटेल्स आप देख लें। और फ्रेंड्स, बाकी की जो डिटेल है वो हम पिछले सेशन में आपको बताते रहते हैं, तो आगे जब जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसकी बात करेंगे। तो पहले फिलहाल इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, ये आपका सिडबी के साथ में समझौता किया है और इसके लिए जो 15 करोड़ की पहली किस्त है वो यूपी सरकार के द्वारा सिडबी को दे दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से इसको शुरू कर दिया गया है और ये शुरू भी हो चुकी है आपकी।
इसी के साथ ही आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ में। और आपको बता देते हैं कि ये आपकी फोटो रहेगी। इसी के साथ में आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं कि जो ONGC है इसकी फुल फॉर्म रहेगी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान हेड हैं शशि शंकर। एनटीपीसी की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। इसके अभी CMD बनाए गए हैं। अब आपको बता देते हैं कि यह समझौता जो दोनों कंपनियों के मध्य में हुआ है ये अक्षय ऊर्जा, जिसको कि हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, उस रिन्यूएबल एनर्जी में तय किए गए अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये समझौता किया गया है। और जो एनटीपीसी है ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी स्थापित कर रहा है, यानी कि अभी निर्माणाधीन है। अभी थोड़े दिनों में काम पूरा होते ही ये पहला हो जाएगा आपका। और ये गुजरात में मना रहा है, इसको गुजरात में इस सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है एनटीपीसी के जरिए। हाल ही में जो एनटीपीसी के जो मानव संसाधन निदेशक हैं वो दिलीप कुमार पटेल बने हैं। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ डिटेल रहेगी, तो आप इसको जरूर देख लें। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया था 22 मई को। फ्रेंड्स, क्यों मनाया गया ये 22 मई को? तो देखिए, मानव के जो हस्तक्षेपों के कारण जो प्रकृति के वातावरण व जैव विविधता के परिचक्र यानी कि जो संतुलन है उसमें कमी आ रही है और उसी कमी के बारे में लोगों को जागरूक करने या जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। अब की बार इसकी थीम क्या रही थी? तो थीम बड़ी ज़रूरी होती है। तो देखिए, ये आपकी इसकी फ़ोटो है 22 मई 2020 की और इसकी थीम भी आपको इसमें नीचे दिखाई दे रही है। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारी समाधान प्रकृति में हैं। ये इसकी थीम रही है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये UN के द्वारा मनाया जाता है। UN जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। महानिदेशक एंटोनियो गुटरस इसके वर्तमान में हैं और जो इसके सदस्य देश हैं वो 193 देश हैं, यानी कि 193। और जो 193rd जो देश था, यानी कि 193 जो देश था वो था दक्षिणी सूडान। तो ये आप एक्स्ट्रा जानकारी इससे संबंधित याद रखेंगे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के लिए किस बड़ी योजना की घोषणा की है? तो देखिए, ये जो कोणार्क सूर्य टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, ये आपका स्थित है, ये आपका फ्रेंड्स स्थित है उड़ीसा के कोणार्क शहर में। और मंदिर को पूरी तरीके से सौरकरण करने की घोषणा यहाँ बड़ी घोषणा की है केंद्र सरकार ने। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, मंदिर जो कोणार्क मंदिर है इसको पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना यानी कि सोलराइज करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ कही गई है। और इसके लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना भी यहाँ की जाएगी, सोलर प्लांट की। कोणार्क मंदिर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, जो कोणार्क मंदिर है आपका, ये पुरी के पास में स्थित एक छोटा सा शहर है कोणार्क, वहाँ पर इसकी लोकेशन बनती है उड़ीसा के अंदर। इस मंदिर का निर्माण जो गंग वंश के शासक थे उन्होंने करवाया है, अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने करवाया है। और इसका निर्माण 1243 से 1255 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और जो ये मंदिर है ये कलिंग शैली में बना हुआ है। जो ये मंदिर है इसको सूर्य के लिए अर्पित है ये पूरी तरीके से, क्योंकि इसको सूर्य मंदिर ही कहते हैं। और रथनुमा पहिए इस पर बनाए गए हैं मंदिर के चारों तरफ।
तो इसको सूर्य का रथ भी रथ मंदिर भी कहा जाता है। दीवार, जो इस मंदिर की दीवारें हैं उन पर कामोत्तेजना के चित्र यानी कि मूर्तियां दर्शाई गई हैं। और भारत की जो मुद्रा है, अभी नई करेंसी जो चली थी उसमें 10 रुपए के नोट पर इस स्थल का दृश्य भी उत्कर्ष है। इसी के साथ है इस मंदिर को देखो फ्रेंड्स, हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका कुछ एक्स्ट्रा डिटेल थी। इसी के साथ ही आपको कुछ और फेमस मंदिर जो कि आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे ही जाते हैं या पूछ सकते हैं, आने लायक जो मंदिर हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और ये करीबन करीबन हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए जो मीनाक्षी मंदिर है ये शिव और पार्वती यानी कि शिव को समर्पित मंदिर है, शैव मंदिर है। और इस मंदिर में आपको मैं बताऊं तो इस मंदिर का जो निर्माण था वो पांड्य वंश के राजाओं ने करवाया था, और उनका जो राज्य चिन्ह था वो भी मछली था। तो इसमें जो माँ पार्वती है उसको मीनाक्षी यानी अर्थ होता है मछली, और जो पार्वती जी हैं उसको यहाँ के लोग मछली का रूप मानते हैं, तो इसलिए इसका नाम मीनाक्षी मंदिर रखा गया है। इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में की गई थी, और जो पांड्य राजा थे उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। अपनी स्थापत्य और वास्तुकला के लिए जो ये मंदिर है इसको आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में भी रखा गया है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो खुजारो मंदिर है ये भी आपका पूछा जाता है, और चंदेल राजाओं के द्वारा इसको 550 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाया गया था, और ये वर्तमान में जो छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश का वहाँ पर लोकेट है। इसके अलावा जो खुजारो मंदिर है ये अपनी कामोत्तेजना या काम वासना मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और आपको बता दें यूनेस्को में 1986 में विश्व विरासत सूची में ये शामिल होने वाला पहला मंदिर था। इसी के साथ ही ये जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है। सबरीवाला मंदिर का तो आपको पता ही होगा क्योंकि चर्चा में है। महिलाओं के प्रवेश पर इस पर प्रवेश वर्जित है, इसलिए ये मंदिर काफ़ी चर्चा में, और सुप्रीम कोर्ट पर इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए केस भी चल रहा है। और ये आपका जो मंदिर है ये अयप्पन नामक एक भगवान थे जो भगवान शिव के तीसरे पुत्र थे, उनके लिए ये समर्पित है। और ये आपका केरल के जो एक पंपा नाम की एक जगह है वहाँ पर स्थित है, और पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में ये मंदिर आपका स्थित है। इसी के साथ यदि आपको मैं बताऊं तो इस मंदिर का निर्माण राजशेखर राजा थे एक, उन्होंने करवाया था। और अगर वैसे पौराणिक मान्यताओं से अलग देखें तो आज से 600 साल पहले शैव और जो वैष्णव मत के धर्मावलंबी थे विद्वान थे उनके बीच में एक टकराव हुआ था। उस टकराव को लेकर इस मंदिर का निर्माण कराया माना जाता है उनके द्वारा। अगर जीके स्टेटिक का अगर पोर्शन देखें हम स्टेटिक जीके का उड़ीसा का, तो राजधानी आपकी भुवनेश्वर हो जाती है। और हाल ही में यहाँ पर आपके भुवनेश्वर में ही फर्स्ट जो संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स का वो आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही नालको का हेडक्वार्टर और एक लिंगराज मंदिर भी आपका भुवनेश्वर में स्थित है। आपके मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक बन जाते हैं, गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, और मुख्य न्यायाधीश आपके अभी बने थे, अभी मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आपको मैं आगे बता दूंगा जैसे ही नाम ध्यान आएगा। इसके अलावा देखिए मो जीवन कार्यक्रम है हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए वित्तीय मदद देने की घोषणा भी यहाँ नवीन जो पटनायक सरकार है उसके द्वारा की गई थी। अच्छा एक चीज और देखिए, उड़ीसा में जो अभी एक व्हीलर द्वीप के नाम से एक द्वीप है उसका नाम परिवर्तित करके एपीजे अब्दुल्ला कलाम द्वीप कर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी व दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और ये महासागर ये झील है, ये आप ध्यान रखेंगे स्थलीय झील नहीं है, ये महासागर ये झील है।
और इसी के साथ ही अगर आंतरिक प्रवाह वाली झील अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपके राजस्थान में एक लेक है, सांवर झील आपकी बन जाती है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जो भारत पेट्रोलियम है उसने वालंदीर जिला जो उड़ीसा का है वहाँ पर एलपीजी वोटलिंग वोटलिंग प्लांट लगाया था। और कटक में आपके केंद्रीय चावल शोध संस्था स्थित है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में स्थित है जो कि आपकी राजधानी बनती है किसकी, उड़ीसा की। सबसे ज्यादा बैंगन उत्पादक राज्य, देश का सबसे पहला उत्पादक बैंगन सबसे ज्यादा जहां उगाए जाते हैं वो उड़ीसा है। भारत का सबसे लंबा बांध भी आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है जो कि महानदी पर बना हुआ है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए ये जो रेपो रेट थी इसको घटाकर 4.40 से घटाकर 4% कर दिया है। और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में कुछ जो आरबीआई है उसने एक बैठक की थी अपनी, और इस बैठक में उन्होंने द्विमासिक मौद्रिक बैठक की थी अभी हाल ही में। और उस बैठक में इन्होंने बहुत अहम जो निर्णय लिए हैं अब इसमें आपको बता देते हैं कि जो आरबीआई है उसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के आपके गवर्नर बनते हैं। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। ये आप ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय बंबई में है। आरबीआई में एक गवर्नर के साथ में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 ही हैं क्योंकि मार्च में जो एक डिप्टी गवर्नर थे जिनका नाम था उनका नाम था एनएस विश्वनाथन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसके चलते अब आपके 3 ही डिप्टी गवर्नर वर्तमान में आरबीआई में बने हुए हैं। और इन तीनों में माइकल देवव्रत पात्रा, बी बीपी कानूगो और महेश कुमार जैन बने मतलब आपके डिप्टी गवर्नर वर्तमान में हैं। आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही सीपी के सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया था, आपको याद होगा। और जो आरबीआई की वार्ष अभी द्विमासिक मौद्रिक बैठक हुई है उसमें ये रेपो रेट्स पर एक निर्णय लिया गया है जिसमें रेपो रेट 4.0% कर दी गई है। रिवर्स रेपो रेट आपकी 3.35 कर दी गई है। कैश रिवर्स रेशो आपका 3% पहले की बराबर है। मार्जिकल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट आपकी 4.25% रही है। इसी के साथ स्टैचुलिटी फैसिलिटी रेट आपकी 18% पहले जितनी बराबर ही रखी है। तो ये परिवर्तन किए गए हैं आरबीआई के द्वारा आपकी रेपो रेट्स में। इसके अलावा आपका अगला सवाल देखें तो आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में किस रोग के इलाज के नई तकनीक खोजी है। तो देखिए ये अल्जाइमर एक रोग है जिसके कारण स्मरण शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। और जो अल्जाइमर है ये एक मस्तिष्क की बीमारी है। तो इस अल्जाइमर नामक जो रोग है, इस रोग का जो इलाज की तकनीक है वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा खोजी गई है। अब आपको बता देते हैं जो अल्जाइमर के कारण स्मृति कम होने से स्मृति को कम होने से रोकने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा जिसको विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। और विश्व में अल्जारिया जो बीमारी है अल्जाइमर, इसमें भारत का अमेरिका और चीन के बाद में तीसरा नंबर आता है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हाल ही में पीएम वय वंदना योजना को 2023 तक केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। ये योजना किससे संबंधित है? तो ये वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से संबंधित है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो आपकी योजना है इसको 2023 तक केंद्र सरकार ने बढ़ाने की घोषणा कर दी है। यह योजना 23 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी।
जिसे 2017 में शुरू किया गया था। अब आपको बता देते हैं कि इस योजना है, जो ये योजना है, इसको भारतीय जीवन बीमा 10 वर्ष हैं, उन 10 वर्षों तक निर्धारित दर पर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को जमा धन पर 7.4% की दर से ब्याज मिलता है। अब आपको बता देते हैं इससे संबंधित और कुछ अभी हाल ही में योजनाएं थी, देश की राष्ट्रीय योजनाएं जो चर्चा में रही हैं। तो पहले नंबर पर रही थी आयुष्मान भारत योजना। ये क्यों चर्चा में रही थी कि हाल ही में इसके जो लाभार्थी है उनकी संख्या 1 करोड़ प्लस हो चुकी है, यानी कि लाभार्थी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है आयुष्मान भारत योजना की। इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से ये शुरू की गई थी, और इसमें हर साल परिवार को इलाज के लिए या परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है, यानी कि गारंटी दी जाती है 5 लाख के इलाज की, एक तरीके से माने तो। दूसरी रही थी आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो हाल ही में इसको 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ये भी आपकी चर्चा में रही थी। 1 मई 2016 को ये लॉन्च की गई थी, और लॉन्च करी थी ये बलिया उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तीसरी योजना आपकी अटल पेंशन योजना भी रही थी, और ये 9 मई 2020 को इसके 5 वर्ष पूर्ण होने पर ये भी चर्चा में रही थी, और इसे 9 मई 2015 को कलकत्ता से प्रधानमंत्री के द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए इस योजना की घोषणा की थी। इसी के साथ ही हाल ही में किस शहर द्वारा तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये रांची शहर के द्वारा, जो आपके झारखंड की राजधानी बनती है, उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको बता देते हैं कि हाल ही में जो रांची जिला प्रशासन है उसने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूर या जो यात्री हैं उनकी थकान भरी यात्रा को आसान बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कैसे उनकी यात्रा को आसान बनाएंगे फ्रेंड्स, तो देखिए जो रांची जो जिला प्रशासन है उसके अधिकारियों द्वारा जो यात्री आ रहे हैं उनकी डिटेल इकट्ठा की जाती है, यानी कि उनकी यात्रा संबंधी जो जानकारी है उसको कलेक्ट किया जाता है, और उसके आधार पर उन्हें परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो अपने जो निर्धारित स्थान है या जहाँ तक उनको जहाँ जाना है वहाँ तक वो आसानी से पहुँच सकें। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो जो आपकी रांची है वो झारखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री आपके वर्तमान में हेमंत सोरेन है, और गवर्नर आपकी द्रौपदी मुर्मू है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जो CCI यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर भी रांची में। धनबाद जो आपका झारखंड में एक शहर है, भारत की कोयला राजधानी भी कहलाती है, यानी कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। खूंटी ये भी आपका एक शहर है झारखंड का, और ये लोकसभा क्षेत्र है अर्जुन मुंडा का, जो कि 17वीं लोकसभा यानी कि वर्तमान लोकसभा में आपके केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। प्रभात तारा मैदान आपका रांची झारखंड में स्थित है, और ये आपका रेलवे में पूछा गया सवाल है, जिसको RRB ग्रुप डी के लिए 2019 में जो पेपर हुए थे उनमें पूछा गया था कि प्रभाव तारा मैदान, और एक आपका गांधी मैदान भी पूछा गया था। फ्रेंड्स गांधी मैदान कहाँ स्थित है, तो गांधी मैदान आपका पटना बिहार में है, और प्रभात तारा मैदान आपका रांची झारखंड में है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया था। तो आयुष्मान भारत जो योजना है ये जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानी जाती है, और इसकी जो योजना को आरंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को इसी प्रभात तारा मैदान रांची झारखंड से इसको प्रारंभ किया गया था। देखिए झारखंड सरकार ने अभी कोबोट नामक रोबोट लॉन्च किया है। कोबोट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है, दोबारा से बता देता हूँ, कोबोट नाम है रोबोट का, और ये कोविड-19 मरीजों की देखभाल और उनको दवाई देने हेतु कार्य करेगा। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही आपको मैंने बताया था कि झारखंड ने पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है झारखंड में। इसी के साथ ही इसकी फोटो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने CBSE द्वारा लिखित 3 पुस्तकों को रिलीज किया है,
तो जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इन्होंने 3 पुस्तकें रिलीज की हैं और ये पुस्तकें जो हैंडबुक के रूप में सीबीएसई द्वारा लॉन्च की गई हैं, लिखी गई हैं। जो 17वीं लोकसभा यानी कि वर्तमान लोकसभा है, उसमें मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एचआरडी मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और लोकसभा क्षेत्र इनका हरिद्वार है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज ही बता देता हूँ, जो रमेश पोखरियाल निशंक है, इनको आप एग्जाम में ढंग से पढ़कर जाएं, क्योंकि इनसे संबंधित योजना पूछी जा सकती है। देखिए, इन पुस्तकों के बारे में या हैंडबुकों के बारे में मैं आपको बताऊं तो शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय शामिल हैं इस पुस्तक में। और सीबीएसई के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने थे मनोज आहूजा। 3 पुस्तकों के नाम अब आपको मैं बता देता हूं। 3 पुस्तकों के नाम क्या क्या हैं। साइबर सेफ्टी हैंडबुक इन परसूट ऑफ एक्सीलेंट हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल, और तीसरी बुक है उसका नाम है 21 स्किल्स। रमेश पोखरियाल के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। इसी के साथ में रमेश पोखरियाल द्वारा जो अब तक कुछ योजनाएं, जो मेन योजनाएं हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी योजनाएं इन्होंने लॉन्च की है। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास हाल ही में एनटीए के द्वारा नामक जो ऐप था वो लॉन्च किया है। उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की है। हाल ही में इग्नू के लिए एमए हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ ही आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये आपकी फ़ोटो प्रोवाइड करवा दी है, ये इस तरह आपके ये इससे संबंधित फ़ोटो रहेगी। इसी के साथ अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किस भारतीय सेना बल द्वारा देश का पहला पूर्ण स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट बनाया गया है? तो ये बना गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी इंडियन नेवी के द्वारा। अब आपको बता देते हैं, जो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं इंडियन नेवी के अभी वर्तमान में हेड कौन है। तो इंडियन नेवी के वर्तमान में हेड हैं करमवीर सिंह, और इनके बारे में आपको मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, इस किट का नाम है वो नवरक्षक रखा गया है, ठीक है। जो देश में पहली पीपीई किट बनाई गई है, इसका नाम नवरक्षक रखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो ये किट है, ये स्वास्थ्यकर्ताओं यानी कोविड-19 योद्धाओं के लिए, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए मुख्य रूप से बनाई गई है। ये किट एक कीटाणु, मतलब इस किट की खासियत क्या है, तो ये कीटाणु रोकने में सक्षम है। जो इस पर कपड़े का प्रयोग किया जाता है, वो कपड़े की खासियत है कि कीटाणु रोकने में सक्षम है। एक तो उसमें कीटाणु पार नहीं हो सकते, दूसरी बात है कि सांस लेने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी। तो ये दोनों जो आपके फैक्टर हैं, उन दोनों फैक्टरों से ये कपड़ा पूर्ण सुरक्षित कपड़ा माना जा रहा है, और इसी कपड़े से बनाई गई है आपकी ये पीपीई किट। तो देखिए, अगर भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो आपको कुछ सवाल यहाँ ध्यान रखने चाहिए भारतीय नौसेना से। जो हाल ही में जो समुद्र सेतु नामक अभियान चलाया गया, ये भी भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया, और इसमें जलस्व और मगर नामक जहाज़ों का प्रयोग किया गया था। और ये आपके समुद्र में जो आपके द्वीपीय देश हैं, उनमें ये अभियान चलाया गया था। वहाँ से जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लाया गया था। इसके साथ ही आपको बता देते हैं विजय बदवार का नाम, जो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल यानी कि उप नौसेना प्रमुख हैं, और 2019 का इन्हें अवार्ड 2019 के लिए इन्हें 2020 में एक अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रैम्पल अवार्ड इनको दिया गया है। इसी के साथ में लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। इनको अभी हाल ही में एडमिरल जीएस हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपको ये हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प कीजिए, इसको लाइक शेयर और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करने में। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही आज के होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का आपका सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क में कि हाल ही में इग्नू के लिए एमए हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था
कल का सवाल हमने आपसे पूछा था कि 2019 का अलेक्जेंडर डेल रेम्पल अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था विजय बदवार को, जो हाल ही में नौसेना उप प्रमुख हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से एक दो बार देखें, क्योंकि हम आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में ये आपको सेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और ये एक दो बार आप देखेंगे तो उसी से आपको याद हो जाएगा। और यदि आप इस सेशन को लिखते हैं, लिखकर याद करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। इसी के साथ ही स्टे होम स्टे सेफ, फिर मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।